मैं ख़ास तौर से मुझे जितने आग्रह से बुलाया गया मैं मना नहीं कर सका। और मैंने भी देखा कि मैंने भी सोचा कि आज जो मित्र आने वाले हैं वो साहित्य से जुड़े हुए हैं। जो मित्र आने वाले हैं वो समाज के बारे में संवेदनशील हैं। और आज जिस हालात में हम जी रहे हैं, इस हालात में साहित्य कर्मियों का जो जिम्मेदारी है वो पहले से बहुत बढ़ गई है। मेरे पहले बहुत अच्छे से बताया गया कि साहित्य जो है वो सांस्कृतिक बदलाव की एक पृष्ठभूमि रखता है। मैं तो खैर उस प्रकार का साहित्यिक हूँ नहीं, मैं केवल लिखान करता हूँ धर्मनिरपेक्षता के बचाव के लिए, तो मैं उस प्रकार से साहित्यकार नहीं हूँ। पर इतना मैं आपको बता दूँ कि मेरी जो समाज के बारे में समझ विकसित हुई उसमें साहित्य का बहुत बड़ा रोल है। यानी स्कूल में, कॉलेज में जब मैं था तो मेरा मुख्य काम था साहित्य को पढ़ना। और उसमें खास तौर से एक दो साहित्यकारों ने जो मेरे बहुत मदद की वो थे मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद का नाम मैं खास तौर से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कई बार भाषा का भी सवाल आता है, मुसलमान, उर्दू वगैरह वगैरह। उस पर भी एक मज़ेदार किस्सा आपको बताऊँगा। ये मुंशी प्रेमचंद कौन थे? इनका नाम था नवाब राय। ये उर्दू में लिखते थे और बाद में उन्होंने जो हिंदी साहित्य को योगदान दिया, मेरे ख्याल से उसके लिए 10 नोबेल प्राइज़ भी कम रहेंगे, ऐसा मेरी राय है। खैर, तो मैंने उनसे सीखा कि भारतीय समाज है क्या, और उनसे जो सीखा उसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा था। पर पिछले 30 साल से लगातार एक ऐसे संकट को मैं देख रहा हूँ जो हमारे भारतीय समाज की भारतीयता को खत्म करने पर तुला हुआ है, और उसमें सभी प्रकार की चीज़ें हैं। तो मेरी अपील ये रहेगी कि हम साहित्यकार, आप साहित्यकार लोग, इस जो हमारी भारतीयता पर एक बहुत बड़ा संकट आया है, उस संकट का मुकाबला करने के लिए ये परिषद के समर्थक, परिषद के सदस्य किस प्रकार से मदद कर सकेंगे ताकि साहित्य का निर्माण, जो समाज का दर्पण है, वो पहले से अच्छे तरीके से हो सके। तो सारांश में जो आपका सेमिनार को डिस्टर्ब करते हुए मेरा टॉपिक जो है वो ये है कि आज मुख्य रूप से नंबर 1, भारतीय संविधान खतरे में है। जब भारतीय संविधान खतरे में है तो मुख्य रूप से एक बात तो सरल है कि अगर भारतीय संविधान खतरे में है तो भारत की विविधता भी खतरे में है। और ऊपर से जो पुराना एक फॉर्मूला था जिसके आधार पे पाकिस्तान बना, आपको याद होगा पाकिस्तान जब बना तो सांप्रदायिक लोग, मुस्लिम सांप्रदायिक लोग एक नारा देते थे, उर्दू मुस्लिम पाकिस्तान। पता नहीं आप में से कितनों को याद होगा उर्दू मुस्लिम पाकिस्तान। और जवाब में आता था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। अभी मुझे ये क्यों याद आ गया? क्योंकि थोड़े दिन पहले कोशिश हो रही है कि हिंदी को, केवल हिंदी को एक लिंक्ड लैंग्वेज रखा जाए और बाकी भाषाओं को एक दूसरा दर्जा दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो राजनीति विकसित हो रही है ये भारतीय परंपरा के अनुकूल नहीं है। अब भारतीय परंपरा से मेरा क्या तात्पर्य है? पहले तो भारतीय परंपरा जब मैं कहता हूँ तो ये वो परंपरा है जहाँ सदियों से अलग अलग प्रकार के लोग आए, आर्य, शक, हूण, फिर अरब व्यापारी, मुस्लिम राजा, दूसरे प्रकार के राजा आए और भारतीय समाज बनता गया। आज हमें बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये जो लोग आए भारत में वो विदेशी लोग थे। तो पहले सवाल अपना मन से पूछिए, क्या ये देश विदेश की कल्पना राजाशाही पे लागू होती है क्या? आपको क्या लगता है? राजाशाही में देश विदेश होता है? वीसा पासपोर्ट लगता है? नहीं लगता। राजा का कोई डिफाइंड बाउंड्री है, कोई यूनाइटेड नेशंस है कि शिवाजी महाराज केवल पूना तक राज करेंगे? नहीं भाई, शिवाजी महाराज जितनी उनकी ताकत है उतना अपने राज्य को बढ़ाएंगे। औरंगजेब का जितना साम्राज्य है वो अपने राज्य को बढ़ाएगा। इधर से चोला राजा जाके सिलोन पे राज्य करेंगे, मलेशिया पे आक्रमण करेंगे। तो राजाशाही एक अलग प्रकार का समय था।
ये बात को मैं इसलिए ला रहा हूँ कि आज हमारे दिमाग में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, और वो कन्फ्यूजन के आधार पे हमारा जो भ्रम है उसके आधार पे हमारे समाज की राजनीति थोड़ी पीछे धकेली जा रही है। आजकल मेरे आपको याद होगा अभी पिछले दिनों में, कुछ दिनों में, आजकल पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। आपने ख्याल किया? मैंने इसमें थोड़ा सा एक लिखा भी था कि पाकिस्तान में अभी जो आटा है वो 130 रुपए किलो हो गया है, और जो रोटी है वो 30 रुपए की एक रोटी। एक परिवार को लगती है 10 रोटी। एक परिवार की एवरेज इनकम है 500 रुपया। थोड़ा गणित कीजिए, एक परिवार को डेली इनकम है 500 रुपया, 10 रोटी लगती है, एक रोटी 30 रुपए की, तो 300 रुपए की तो रोटी हो गई, बाकी क्या खाएंगे? ये आप जरा सोचिए। तो ये पाकिस्तान का संकट मैं क्यों बता रहा हूँ? इसके 6 महीने पहले श्रीलंका में एक संकट हुआ था, याद होगा आपको? वो तो खैर मिस नहीं कर सकते, लोगों ने कैसे उठाव किया, प्रधानमंत्री का जो प्राइवेट घर था वो जला दिया, रण सिंह के जो भी नाम था उसका, उसको जला दिया, और वो सब संकट आया। श्रीलंका का भी मैंने स्टडी किया तो क्या पता चला, श्रीलंका ने शुरू से 1950 से बुद्धिस्ट सिंहला नाम से राजनीति की। हम तो बुद्ध धर्म को बहुत महान मानते हैं, बुद्ध धर्म बहुत महान है, मैं कहूँगा हर एक धर्म बहुत महान है, पर जब धर्म के नाम की राजनीति होती है उससे खराब कोई चीज नहीं हो सकती। सिंहला को बर्बाद किया तो बुद्ध धर्म की राजनीति ने पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है, तो इस्लाम के नाम की राजनीति, और भारत को कोई बर्बाद करेगा तो है हिंदू धर्म के नाम की राजनीति। वार्निंग दे रहा हूं मैं, हिंदू धर्म से मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं मानता हूं भारत का सबसे बड़ा महापुरुष पिछली 2 शताब्दियों में जो हुआ वो सबसे ग्रेट महान हिंदू था, मोहनदास करमचंद गांधी। उसकी बहुत आलोचना आप कर सकते हैं, उससे महान व्यक्ति आपको पिछली 2 शताब्दी में भारत क्या दुनिया में नहीं मिलेगा। और वो एक कहता था, मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। बाकी है पर मैं रुक गया। मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। और आज क्या हो रहा है? लोग धर्म के लिए जान दे रहे हैं या धर्म के नाम पर जान ले रहे हैं? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जान ले रहे हैं, ये फर्क है। गांधी आगे कहते हैं, मेरा धर्म मेरा निजी मामला है, जहां तक उस राज्य सत्ता का सवाल है जिसके निर्माण के लिए मैं काम कर रहा हूं, वो राज्य सत्ता ना आपके धर्म ना मेरे धर्म द्वारा चलेगी। और इसी के साथ एक दूसरे व्यक्ति की भी मुझे याद आती है, जो भी उतनी काफी महानता से इस बात को कहते थे, उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। मेरे पहले बताया उन्होंने, वो अकेले थे, हमारे मित्र ने बताया, उन्होंने अकेले थे, पर उनकी महानता को देखिए। मैं उनसे काल्पनिक इंटरव्यू ले रहा हूँ, इंटरव्यू काल्पनिक, टाइम मशीन का यूज करके। मैं मौलाना साहब को पूछता हूँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद को पूछता हूँ, मौलाना साहब आप तो एक मुसलमान हैं, कुरान का तर्जुमा किया है, आप मुस्लिम लीग क्यों नहीं ज्वाइन करते? आप पाकिस्तान की मांग का समर्थन क्यों नहीं करते? तो मौलाना साहब मुझे जवाब देंगे, बरखुरदार, मेरा इस्लाम तो इंसान से इंसान को जोड़ने की बात करता है, और पाकिस्तान की मांग ये लोगों को बांटने की बात करती है, इसलिए मैं उस रास्ते पर कभी नहीं आ सकता। खैर ये बात होगी, अगर आप थोड़ा मेरे साथ जुड़े तो मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में भी बहुत सारे कन्फ्यूजन है। वो मुसलमान राजाओं का युग, उसके बारे में थोड़ा मैं क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ। कई लोग कहते हैं कि वो हमारी गुलामी का पीरियड था। तो अभी मैं आपसे पूछ लूँ, भारत को आज़ादी कब मिली थी? आप जवाब दे सकते हैं? 15 अगस्त 1947। चलो थैंक यू वेरी मच, मेरा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। एक तो बहुत बड़ी एक्टर है, वो बोल रही हमको आज़ादी मिली 2014 में, तब से मैं कन्फ्यूजन में था, मैं सोच रहा था ये हुआ क्या। अब मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई ये जो औरंगजेब था, खराब बोलो अच्छा बोलो उस पर मैं नहीं जाता, औरंगजेब था, उसने भारत का जो जीडीपी था दुनिया में 23% तक ले गया, और अंग्रेज जब यहाँ से छोड़कर गए तो भारत का दुनिया में कंट्रीब्यूशन 4% रह गया था। क्यों? अकबर से लेके, बाबर से लेके औरंगजेब तक, क्या ये लोग यहाँ की संपत्ति यहाँ से लूटकर बाहर ले गए या यही रही?
यही नहीं, यहाँ रहे